जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। जब से आप लोग मिले हो, जब से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं क्या कहूँ, आप लोगों के कमेंट के, आप लोगों के लाइक के, है ना, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के मैं बहुत ही दीवाना हो गया, सच कह रहा हूँ। तो ये जो कोड है स्टूडेंट्स, ये BANS183 कोड है। इस कोड का क्वेश्चन एंड आंसर बनाने के लिए बहुत ही बहुत ही देर हो गया। जब भी SKG 178 का एग्जाम हुआ था, तब इन्होंने बोला मुझे कि सर प्लीज़ बना दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट जो है, ये कोड जो है मुझे समझ में नहीं आता है, प्लीज़ बना दीजिए सर। और आप जो समझाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ सर कर दीजिए। तो मैं भूल गया था, इसके लिए सॉरी पूजा एंड सॉरी ऑल स्टूडेंट्स। बाकी आज मैं आप लोगों को ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। इसी तरह से आप लोग प्यारा सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं और जल्दी से आगे बढ़ूँ और भी अच्छा से पढ़ा पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आपका कोड है BNS183 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले पिछले वीडियो में करवाया था, पर्यटन मानव विज्ञान का। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिए, बट मैं आप लोग को यहाँ भी दे दिया हूँ, देख लीजिए। ये सभी आपके क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को करके आपको जाना है भाई, इन सभी प्रश्न को करके जाना है एग्जाम देने के लिए। तो मैं अभी आपको ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवा दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा जल्द आपको मैं करवा दूं। ओके, एंड चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपना अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एंड चलिए पहला प्रश्न आपका यही है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान सुनिएगा। आपको मैं देखिए ज्यादा तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है उतना, आपके पास भी नहीं टाइम है, बहुत सारे कोड बनाने हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि नृवंश विज्ञान और पर्यटन पर एक नोट लिखिए। तो आंसर है नृवंश विज्ञान मानव जातियों के विविध सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौतिक पहलुओं का अध्ययन है। यह मानव समाजों के रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, धर्म, रहन सहन और सामाजिक संगठन का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। नृवंश विज्ञान का उद्देश्य मानव सभ्यता के विविधता को समझना और विभिन्न समुदाय के बीच सांस्कृतिक समानताओं और भिन्नताओं को उजागर करना होता है। एंड पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें व्यक्ति मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, सांस्कृतिक अनुभव या विश्राम हेतु अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करते हैं, है ना। पर्यटन न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सांस्कृतिक संवाद और आपसी समझ का भी माध्यम बन जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास देखिए, अगर आपके पास स्टूडेंट ये है एयरपोर्ट है या हेडफोन से लगा लीजिए, आप सुनने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जल्दी याद हो, समझ में भी आने लगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका मध्य प्रदेश में चल रही पुनरुद्धार और संरक्षण परियोजना का पर क्या करिए, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होंगे कि यार ये भीमबेटका क्या है यार, मैं पहली बार सुना हूँ, ये है क्या, क्या होता है। तो ध्यान सुनिए, मैं आपको बताऊं भीमबेटका क्या होता है। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रागैतिहासिक गुफा स्थल है। क्या है? प्रागैतिहासिक गुफा स्थल है। खास करके यह स्थान खास तौर पर मानव सभ्यता के शुरुआती प्रमाणों जैसे कि गुफाओं, चित्रों और अब ये बात करते हैं गुफा चित्रों जैसे शैलाश्रयों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो एक प्रकार का गुफा टाइप है, बहुत ही इसका पुराना स्टोरी है। एंड इनमें से थोड़ा सा मैं जिक्र किया हूँ, आपको यहाँ पे आंसर में आपको देखना समझना है। चलिए आंसर सुनिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है, जहां 500 से अधिक शैल चित्रों वाले शैलाश्रय हैं, है ना। भीमबेटका के गुफाओं की खोज वर्ष 1957 में हुई थी। एंड एस वाकनकर ने की थी इसे। इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। देखिए ये एक प्रकार का गुफा है, इनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, समझ में आ गया, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो आपको मैं कोशिश करूंगा एग्जाम के बाद ना इन पर एक वीडियो बनाऊं जिससे मैं आप लोगों को इनके बारे में अच्छा से समझा पाऊं। एंड अनुमान यह है कि सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 वर्ष पुरानी है भैया, और ये गुफाओं के अंदर होने के कारण आज भी सुरक्षित है। ये भीमबेटका की चित्रकारी उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण और ताम्रपाषाण, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन काल की है।
इसमें अधिकतर चित्र मध्यपाषाण काल के पाए गए हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त विभिन्न रोगों जैसे लाल गेरू रंगों रोगों कहते हैं रंगों विभिन्न रंगों जैसे लाल गेरू बैंगनी है ना भूरा सफेद पीला और हरा आदि का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, पर्यावरणीय पर्यटन क्या है? नागालैंड में सामुदायिक भागीदारी पर चर्चा कीजिए। पर्यावरणीय पर्यटन एक ऐसा जिम्मेदार यात्रा स्वरूप है जिसमें पर्यटक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करते हैं और उनके संरक्षण में योगदान देते हैं। स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनके संरक्षण में योगदान देते हैं। ये 2 बार मैंने ले लिया है स्टूडेंट्स, उनके संरक्षण में योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि शिक्षा संरक्षण और स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास के योगदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इनके मुख्य घटक की बात करते हैं। फर्स्ट पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है स्थानीय संस्कृति का सम्मान, इससे आप लोग अलग अलग बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं। तीसरा सतत आर्थिक लाभ, चौथा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, पांचवा सामुदायिक भागीदारी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था कि नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड के सामुदायिक भागीदारी और पर्यटन की बात करें तो नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है जो अपनी जैव विविधता, जनजातीय संस्कृति और अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यावरणीय पर्यटन को सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है जिसमें स्थानीय ग्रामीण समुदाय पर्यटन को संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन के अध्ययन पर चर्चा कीजिए। आंसर है पर्यटन मानव शास्त्र की एक विशेष शाखा है जो पर्यटन को एक सांस्कृतिक, यहाँ पे बुंदा छूट गया है, सांस्कृतिक सामाजिक और मानव केंद्रित गतिविधि के रूप में देखती है। यह अध्ययन करता है कि पर्यटन कैसे मानव समाजों समुदायों और सांस्कृतिक को प्रभावित करता है और कैसे पर्यटक एवं एक स्थानीय लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इनके मुख्य अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो वह है सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति और पहचान, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, पर्यटन और उपभोग स्थान की धारणाएं। तो ये आपने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, धार्मिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो धार्मिक पर्यटन एक ऐसी यात्रा गतिविधि है जिसमें व्यक्ति धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक अनुभव या धार्मिक अनुष्ठानों के उद्देश्य से किसी पवित्र स्थल की यात्रा करता है। यह पर्यटन न केवल भक्ति से प्रेरित होता है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से भी जुड़ा होता है। इसे तीर्थ पर्यटन भी कहा जाता है। इसमें यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना करना है। ठीक है, एंड धार्मिक पर्यटन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पहला है आध्यात्मिक शांति प्रदान करना, दूसरा उद्देश्य इसका होता है धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना, तीसरा उद्देश्य है कि धार्मिक स्थलों का दर्शन और सांस्कृतिक अनुभव, चौथा सामाजिक मेल जोल और सामूहिक आस्था का क्या करना है, प्रदर्शन, सामूहिक आस्था का प्रदर्शन, पांचवा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जिज्ञासा की पूर्ति। अब देखिए इसमें से उदाहरण की बात किया जाए तो एक उदाहरण मैं लेता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग खुद लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे 2-3 लिख लीजिएगा। तो उपयुक्त उदाहरण की बात करूँ, एक मैं देता हूँ कि काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ काशी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। काशी के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पर गंगा आरती, मणिकर्णिका घाट का शुद्ध स्थान है। यहाँ पर देश विदेश से लोग श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, है ना, घूमने के लिए एंड तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, स्थानीय पर्यावरण और पर्यटकों से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श कीजिए। आंसर है पर्यटन भले ही आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संवाद का माध्यम है, लेकिन अनियंत्रित और असंवेदनशील पर्यटन स्थानीय पर्यावरण तथा समाज पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और गतिविधियों से कई प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का जन्म होता है। यहाँ पे है ना, समस्या होने लगता है, जैसे कि स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव देखते हैं अगर तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है, कचरा और प्रदूषण होता है, जैव विविधता को
खतरा होता है इससे। एंड सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे की बात करें तो स्थानीय संस्कृति का वाणिज्यीकरण होता है, स्थानीय लोगों के आजीविका पर प्रभाव होता है। तीसरा, सामाजिक असंतुलन और व्यवहारगत टकराव होने लगते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास का वर्णन कीजिए। मानव विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था टाइम का, तो मैंने यहाँ पे कॉपी ये टेक्स्ट लिया, यहाँ पर देख सकते हो। मानव वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव जाति के उद्भव, विकास, विविधता, सांस्कृतिक एवं जैविक पहलुओं का व्यापक अध्ययन करता है। यह मानव जीवन के अतीत से लेकर वर्तमान तक के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। सरल शब्दों में अगर बोला जाए, मानव विज्ञान वह मानव की शारीरिक संरचना, सांस्कृतिक व्यवहार, भाषा, रहन सहन तथा समाजों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं की बात करते हैं तो भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान है। एंड मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन का इतिहास की बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विज्ञान में पर्यटन का अध्ययन अपेक्षाकृत नया लेकिन तेजी से विकसित होता क्षेत्र है। इस अध्ययन का इतिहास 20वीं सदी के मध्य शुरू होता है और निम्नलिखित चरणों में विकसित होता है। प्रारंभिक काल, इसमें पहला चरण है इसका प्रारंभिक काल, जो 1950 से 1977 तक का रहता है, जिसमें से प्रारंभ में मानव विज्ञान पर्यटक को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। उनका ध्यान इस पर था कि कैसे पर्यटन स्थानीय संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। एंड उदाहरण की बात करें तो ब्रोइस्लाव मालिनोव्स्की है ना, मालिनोव्स्की जैसे नृविज्ञानी जिनका फील्ड वर्क अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को प्रभावित करने वाले सामाजिक ढांचों को दिखाता है। हाँ, दूसरा संक्रमण काल आता है 1970 से 1990 के बीच में। इस काल में मानव विज्ञानी परिवर्तन है ना, मानव विज्ञानी पर्यटन को केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रक्रिया रूप में देखने लगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, पारिस्थितिक पर्यटन क्या है? भारत में उपयुक्त उदाहरण देकर इसका व्याख्या कीजिए। तो पारिस्थितिक पर्यटन की परिभाषा की बात करें तो पारिस्थितिक पर्यटन ऐसा पर्यटन है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में इस प्रकार किया जाता है जिससे पर्यावरण की रक्षा, स्थानीय संस्कृति का सम्मान और स्थानीय समुदाय को लाभ मिल सके। यह सतत पर्यटन का एक प्रकार है जिसका उद्देश्य प्रकृति का अनुभव और संरक्षण दोनों होता है। पारिस्थितिक पर्यटन की मुख्य विशेषता की बात करें तो पहला, प्राकृतिक पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव। दूसरा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और लाभ। तीसरा, पर्यावरणीय जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा। चौथा, स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान। पांचवा, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा। भारत में पारिस्थितिक पर्यटन के उपयुक्त उदाहरण की बात करते हैं तो पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे यह पर्यटन नियंत्रित और मार्गदर्शित होता है जिससे जानवर और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता रहे। दूसरा, सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। पर्यटकों को नीवों के जरिए बायोडाइवर्सिटी का अनुभव कराया जाता है। यहाँ पारिस्थितिक पर्यटन से स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी होती हुई है। और तीसरा है आपका केरल का थेक्कड़ी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ जैव विविधता और जंगली सफारी को पर्यावरणीय नियमों के तहत संचालित किया जाता है जहाँ सहभागी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनजातियों को भी शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पर्यटन और वैश्वीकरण पर एक नोट लिखिए। आंसर है, वैश्वीकरण ने पर्यटन उद्योग को कई तरह से प्रभावित किया जिससे यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बन गया है। वैश्वीकरण के कारण पर्यटन अब केवल कुछ लोगों के लिए एक विशेष गतिविधि नहीं रह गई बल्कि यह एक वैश्विक घटना बन गई है जिससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव कर रहे हैं। वैश्वीकरण और पर्यटन के बीच संबंध की अगर बात करें तो पहला, आर्थिक प्रभाव होता है। क्या?
वैश्वीकरण ने पर्यटन को बढ़ावा दिया, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और इससे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। एंड पर्यटन से राजस्व प्राप्त होता है एंड आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। देखिए सही बात है, अगर देश विदेश में लोग जाएंगे, आज आएंगे, वहाँ की जगह को देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वहाँ पे बहुत सारे पैसे होंगे, है ना, वहाँ के राजस्व बढ़ेंगे, अधिक होगा, तो उस देश का ग्रो होगा। जैसे कि भारत की बात किया जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ की बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक राम मंदिर बनाया गया है, ये ऐसा जगह बनाया गया इतना खास, जो लोग जाते हैं, दूर दूर से, विदेश से लोग आते हैं नाम सुन के भैया। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, पैसा आते हैं, तो विदेश से आएंगे तो भाई पैसा तो आएंगे ही नहीं, यहाँ आएंगे बहुत से लोग खाएंगे पियेंगे रहेंगे, तो यहाँ पैसा किसको होगा, भारत को होगा। इस तरह से ये सिस्टम वैश्वीकरण का बहुत अच्छा लगा मुझे, जो एक देश से दूसरे देश जाके जो मन हो वो कर सकते हैं, मन में जैसे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं ना। इससे दोस्ती बढ़ाओ, दो देशों के बीच दोस्ती भी बढ़ती है। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। पर्यटन वैश्वीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल देता है। लोग विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों और जीवन शैली से परिचित होते हैं, जिससे आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो पर्यटन सामाजिक परिवर्तन लाता है, जैसे कि नए विचारों और जीवन शैली का प्रसार है। यह सामाजिक संरचना और मूल्य को भी प्रभावित कर सकता है। तकनीकी प्रगति की बात करते हैं। वैश्वीकरण ने परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा दिया, जिससे यात्रा करना आसान और सस्ता हो गया। इससे पर्यटन में वृद्धि हुई। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन मैं भी आपको बता रहा हूँ। प्रवासन की अवधारणा और पर्यटन के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। तो प्रवासन की अवधारणा की बात करूं तो प्रवासन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से, आंसर है प्रवासन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अस्थायी या स्थायी रूप से बसने के लिए जाना। समझा गया, यही है प्रवासन, याद रखना। यह स्थान परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों से प्रेरित हो सकता है। प्रवासन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, आंतरिक प्रवासन और बाह्य प्रवासन। तो आंतरिक प्रवासन की बात करें तो देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ओके, अगर अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं तो वो आंतरिक प्रवासन कहलाता है। और बाह्य प्रवासन क्या होता है, ये जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो समझ लें, दो प्रवासन है, आंतरिक और बाह्य प्रवासन। तो आंतरिक प्रवासन में अपने देश से मैं किसी दूसरे स्थान, जैसे कि आप बिहार में रहते हो, मैं बिहार में रहता था, बिहार मेरा घर है, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, बट मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं आंतरिक प्रवासन में हूँ। बाह्य प्रवासन ये होता, अगर मैं इंडिया है ना, दिल्ली में इंडिया में रहता और मैं इंडिया मेरा घर होता और मैं रहता कहाँ पे, विदेश में जाके, जैसे अमेरिका में रहता, तो भैया ये आपका बाह्य प्रवासन होता। अंडरस्टैंड। और सामाजिक संस्कृति संबंध की अगर बात किया जाए तो प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराएं नए स्थानों पर ले जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। अंडरस्टैंड। यह विविधता पर्यटकों को आकर्षित करती है, जैसे कि चाइना टाउन, लिटिल इंडिया जैसे इलाके दुनिया भर के शहरों में पर्यटन स्थल बन चुके हैं। आर्थिक संबंध की बात करें तो प्रवासी जब अपने मूल स्थान लौटते हैं, तो जैसे एनआरआई भारत आते हैं, तो वे पर्यटक की तरह वे करते हैं होटल, यात्रा, खरीदारी आदि में। इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है कि पर्यटन के प्रकार प्रवासन। लोग पर्यटन स्थलों पर कार्य के अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग वहां जाकर बसते हैं, जैसे कि होटल, गाइड, परिवहन आदि सेवाओं में रोजगार पाते हैं। अंडरस्टैंड। तो हो गया, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया 10 नंबर तक। ओके स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको करवा देने का। ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम बढ़िया दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम जाएगा। एंड ये पीडीएफ आप लेने के लिए क्या करिएगा, टेलीग्राम में आप आइएगा, टेलीग्राम में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा, जहां आपको सही लगे वहां पर कीजिएगा। कोशिश कीजिए इंस्टा पे मैसेज करने का, मैं इंस्टा पे ही देता हूँ। अंडरस्टैंड। आप आइए, इंस्टा में आपको पासवर्ड मिल जाएगा पीडीएफ का, जिससे आपका प्रिपरेशन करना और भी आसान हो जाएगा।
तो ये 11 से लेके कोशिश करूंगा ये 16 तक का और भी कंप्लीट कर दो पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट्स, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री लोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.